दोस्तों, दिलचस्प और रोमांटिक एपिसोड आखिर तक लाजमी देखे। शुक्रिया, मैंने ही कई रोज पहले फोन किया था कि गाड़ी यहाँ पहुँचा दी जाए। आज लेकर आए हैं। इससे कम अज कम ये फायदा तो होगा कि हमें कहीं आने जाने में आसानी रहेगी। हम बातें कर रहे थे कि पूजा चाय लेकर आ गई। कांवरी ने तहखाने में आने से पहले गालिबन चाय के लिए ही कहा था। इस वक्त कांवरी मुझे फौरी तौर पर तहखाने में ले आई थी। इसे शायद ये अंदेशा था कि वो लोग वापस ना आ जाए, लेकिन अब वो मुतमईन हो गई थी और रात का खाना हमने ऊपर वाले कमरे ही में खाया था। रात 2 बजे तक हम वहीं बैठे बातें करते रहे और फिर मैं तहखाने में आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं देर तक यही सोचता रहा कि कब तक छुपा रहूंगा। कनाल देव की मौत के बाद मनीलाल के हल्के में खासी खलबली मच गई थी और उनकी सरगर्मियां पहले से बढ़ गई थीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरे लिए मुश्किलात बढ़ रही थीं। मैं अगर चाहता तो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकता था। मुझे कांवरिया कन्हैया से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बदले की आग में जलती हैं तो जलती रहे, मुझे इससे गरज नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे ने मेरे कदम रोक लिए थे। यहाँ से जाने से पहले ये काम तो कर जाना चाहता था, ताकि उन बिल्लियों को ये एहसास तो दिला सकूं कि हर शख्स बेज़मीर वतन फरोश नहीं होता। इस तहखाने में दीवार पर आवेजा घड़ी की टुक टुक के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। इस कोने में बाज़ औकात मुझे अपनी सांस की आवाज़ भी सुनाई देने लगती थी। 4 बजे के करीब मेरी आंखें नींद के बोझ से झुकने लगे और फिर वो आवाज़ सुनकर मेरी आँख खिल गई। मैं शायद ज्यादा देर नहीं सोया था। दिमाग में गुबार सा था और आंखों के सामने धुंध थी, मगर इस भारी मर्दाना आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और जब सामने देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो 2 आदमी थे जो कमरे के दरवाजे में खड़े थे। एक के हाथ में कलाशिन थी, दूसरा खाली हाथ था। मैंने अपना हथियार निकाल कर नीचे रखा हुआ था। मैंने तेजी से पलटकर तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आवाज सुनकर मेरा हाथ रुक गया। नहीं मिस्टर इमरान, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और दिमाग सुन्न होकर रह गया। मैं इस चूहेदान में फंस गया था। दूसरा शख्स विश्वास था। इसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी और इसकी नजरें मुझे अपने सीने में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने सर को 1-2 झटके देकर दोबारा उनकी तरफ देखा। वो कदरे पिस्ता कामत था और मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। कांवरी ने मेरे साथ धोखा किया था, वो खुद धोखा खा गई थी। पिछली मर्तबा जब मैं यहाँ था तो कांवरी ने भी बताया था कि विश्वास इसका वफादार है। वो आश्रम पर पड़ने वाले हर छापे से पहले फोन पर इसे खबरदार कर देता था। और जब मैं यहाँ से निकला था तो कांवरी ने मुझे 2-3 नाम बताए थे जिनसे मैं बवक्त जरूरत मदद ले सकता था। उनमें विश्वास का नाम भी शामिल था और इस रात में विश्वास के क्लब गया भी था। मेरा ख्याल था कि विश्वास क्लब से विश्वास के बारे में मालूमात हासिल करके उनके मुताबिक विश्वास से राब्ता करूंगा, लेकिन फिर मुझे करिश्मा नजर आ गई और मैं विश्वास का ख्याल ज़हन से निकाल कर करिश्मा के पीछे लग गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको बता चुका हूँ और अब मैं एक खास आदमी कनाल देव मेरे हाथों मारा गया था। मनीलाल के आदमी पागल कुत्तों की तरह मेरी तलाश में भागे फिर रहे थे। विश्वास मनीलाल के चंद खास और अजीम आदमियों में शुमार होता था। दूसरी तरफ कांवरी का दावा था कि वो इसका वफादार है। क्या कांवरी ने विश्वास को यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में बता दिया था? विश्वास किसका वफादार था? मनीलाल का कांवरी का? कांवरी तन्हा थी, वो बेयार व मददगार थी। इसकी मदद तो पुलिस भी नहीं कर सकती थी। पुलिस इसके शौहर के कातलों को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया था। दूसरी तरफ मनीलाल था, निहायत ताकतवर, चालाक और अय्यार आदमी। पुलिस इसके कब्जे में थी। कोई मामूली अफसर तो क्या पुलिस कमिश्नर भी इसके खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक इसकी मुट्ठी में थे। इसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में विश्वास किसका साथ देगा? कांवरी का मनीलाल का? मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। कांवरी बेवा थी। अब तक मैं बहकी समझता रहा था कि हिंदू बेवा औरत किसी मर्द के बारे में नहीं सोचती। पहले जमाने में तो हिंदू औरत शौहर की मौत पर इसकी चिता में ही जल जाया करती थी, मगर कानून की ताकत के बिलबोते पर यह जालिमाना रस्म खत्म कर दी गई। बेवा औरत को भी जिंदा रहने का हक दे दिया गया। इस मुल्की कानून ने हिंदू बेवा औरत को यह हक भी दे दिया कि वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। कांवरी बेवा थी। एक मर्तबा दूसरी शादी की बात हुई थी तो इसने मजहब की आड़ लेकर साफ इनकार कर दिया था, और इस रोज इसने अपने आप को जिस तरह मेरी सपुर्दगी में दिया था, इसलिए मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। बेवा होने के बावजूद वो जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। विश्वास इसकी वफादारी का दम भरता था, और शायद इसकी वजह यह थी कि कांवरी इसे अपने खूबसूरत जिस्म की रिश्वत पेश करती रहती थी
और वो इसे खुश रखने के लिए मनी लाल के खिलाफ ऐसी छोटी मोटी बातें बताता रहता होगा जिनसे मनी लाल को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो। लेकिन अब मामला कनाल देव का था, जो मनी लाल का खास आदमी था। कनाल देव की मौत के बाद विश्वास ने सोचा होगा कि कल को इसकी बारी भी आ सकती है। इसे कांवरी से पता चल गया होगा कि मैं आश्रम के तहखाने में मौजूद हूं और इसने मुझे पकड़ने के लिए कांवरी को भी धोखा दिया था और मैंने हथियार निकालने के लिए तकिए की तरफ हाथ बाने की कोशिश की थी, तो विश्वास ने मुझे अपनी जगह से कोई हरकत न करने का हुक्म दिया था। इसके लहजे में भी बेपनाह सर्द मेहरी थी। मेरा हाथ वहीं रुक गया था। मेरी दोनों कोहनियां बिस्तर पर लगी हुई थी और मेरा सर तकिए से जरा सा ऊपर उठा हुआ था। विश्वास मेरी तरफ देखते हुए इस तरह आगे बढ़ा कि मैं दूसरे आदमी की नाली की जद में रहूं। इसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर जिमी हुई थीं। इसने झककर मेरे तकिए के नीचे से हथियार निकाल लिया और सीधा होते हुए बोला, अब तुम उठकर बैठ सकते हो मिस्टर। इसके लहजे में अब पहले जैसी खफकी नहीं थी। मुझे अपना दोस्त समझो, वो बात जारी रखते हुए बोला। ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा कि अब तक तुम बहुत खतरनाक साबित हुए हो। मुझे अंदेशा था कि मुझे देखकर तुम कोई कार्रवाई ना कर लो। अब तुम आराम से बैठ जाओ, नो टेंशन। इसने दरवाजे में खड़े हुए आदमी की तरफ देखा। इसने नाली झुका ली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अगर तुम दोस्त हो तो कांवरी कहाँ है? मैंने पूछा। वो आती ही होगी। दरअसल हमसे यही गलती हो गई, विश्वास ने कहा। पहले यहाँ कांवरी ही को आना चाहिए था। वो तुम्हें जग्गा कर सूरत-ए-हाल से आगाह करती तो हम सामने आते। लेकिन कांवरी ने पहले हमें भेज दिया, कहा कि वो खुद चाय लेकर आती है। हमारा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। हम तुम्हें कांवरी के आने से पहले जगाना भी नहीं चाहते थे। मैं तो दरवाजे में खड़ा देख रहा था कि वो कौन सूरमा है जिसने मनी लाल के आदमियों को नचा कर रख दिया है और बिजली बनकर उन पर टूट रहा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं शुक्र से यही कह रहा था कि तुम वो नहीं हो सकते। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर तुम्हारी आंख खिल गई और किसी गलत फहमी से बचने के लिए हमें ये डरामा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ी। आंख खुलते ही तुमने जिस फुर्ती से हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया था वो काबिले तारीफ है। तुम वाकई महासूरमा हो, मैं तुम्हें पर नाम देता हूँ। इसने दोनों हाथ जोड़े और मेरा हथियार तकिए के करीब रख दिया। शुक्रिया मिस्टर विश्वास, तुम लोगों ने तो वाकई मुझे डरा दिया था। मैं संभल कर बैठते हुए बोला। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो अभी अपना तारुफ नहीं कराया। गायबाना तारुफ कांवरी ने करा दिया था और इस रात मैंने तुम्हें विश्वास क्लब में देख भी लिया था। जब करिश्मा मेरे हाथ लगी थी, मैंने कहा, ओ तो तुम मेरे क्लब में करिश्मा का ताक़ुब करते हुए पहुंचे थे? वो बोला, नहीं, जब करिश्मा आई तो मैं पहले से मौजूद था। मैंने कहा, मैंने करिश्मा को ऊपर जाते हुए देखा तो मैं भी इसके पीछे ऊपर वाली बालकोनी में जा गया था। वो तुम्हारे दफ्तर में चली गई और मैं कन्हैया वाली मेज पर बैठ गया। तो तुम कन्हैया को पहले से जानते थे? विश्वास ने कहा। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। वो इससे मेरी पहली मुलाकात थी। इसकी सूरत देखकर ही लगा कि वो भी चोट खाई हुई है। 1 साल पहले इसकी छोटी बहन मनी लाल के हाथों मारी गई थी। मैं समझ गया कि यही लड़की इस वक्त मेरे काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद जब तुम करिश्मा के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकले तो कन्हैया ने बताया कि तुम कौन हो। मैंने कन्हैया को कुछ हिदायत देकर करिश्मा का ताक़ुब शुरू कर दिया। विश्वास क्लब में मैं मलना तो तुमसे ही चाहता था, मगर करिश्मा की वजह से मेरा प्रोग्राम बदल गया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इस रात के वाक़यात तफसील से बताने लगा। और इसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? यहाँ तो लूट कर नहीं आए थे? विश्वास ने मेरे खामोश होने पर पूछा। मैंने एक और महफूज जगह तलाश कर ली थी, मैंने मुस्करा कर जवाब दिया। कन्हैया कहाँ है? विश्वास ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। वो भी महफूज है। गुड, ज़हीन आदमी हो, विश्वास मुस्करा दिया। परसों रात कनाल देव तक कैसे पहुंचे थे? मैंने कुछ लोगों के नाम मालूम कर लिए हैं जो मनी लाल के बहुत करीब है। उनमें कनाल देव का नाम भी शामिल था। मैंने कहा, मैं मनी लाल के आसपास के आदमियों को ख़त्म करके इसे ये बावर कर देना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द इसका फन भी कुचलने वाला हूं। बात यह है माने, विश्वास ने मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। इत्तिफाक से तुम एक खतरनाक जंगल में आ गए हो और इत्तिफाक से तुमने एक ऐसे नाग पर पाँव रख दिया है जो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला है। तुम्हारे चारों तरफ भी जहरीले नाग फन फैलाए खड़े हैं। कोई और होता तो मैं इसकी निहायत अजियतनाक मौत की पेश गोई कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि नागों के इस चक्कर से निकल जाओगे। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि कमरे की सीढ़ियों की तरफ से कदमों की चाप सुनकर खामोश हो गया। वो कांवरी थी जो चाय की ट्रे उठाए चली आ रही थी। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। गोया उन लोगों के आने से पहले मैं सिर्फ 2 घंटे सो सका था। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी।
मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और ठंडे पानी का नल खोल कर सर नीचे कर दिया। ठंडे पानी से मेरे दिमाग की तपश कुछ कम हुई। विश्वास और शंकर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। कांवरी बेड पर अलती पालती मार कर बैठ गई। मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया और हम अपने अपने कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। अब सूरत हाल ये है, विश्वास ने बात शुरू करते हुए कहा। मनीलाल को यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसे सरकार के बाज़ आला अफसरों की हिमायत भी हासिल थी। अगर मनीलाल अपने मिशन पर तवज्जो मरकूज रखता तो किसी को कोई एतराज़ ना होता, लेकिन इसने अपने गिर्द कुछ ऐसे आदमी जमा कर लिए जिनका किरदार किसी तरह भी काबिले तारीफ नहीं था। वो हाथ पीर फैलाता रहा और फिर अपने उन्हीं गुंडों की मदद से इसने आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को उड़ाकर मंदिर पर कब्जा जमा लिया। हमारे ये मंदिर दरअसल इबादत गाहें नहीं, सोने की कानें हैं। हर कोई उन पर काबिज होना चाहता है और इसके लिए अंदर ही अंदर साजिशें भी होती रहती है। मनीलाल ने दौलत के लिए आदिनाथ मंदिर पर कब्जा किया था। यहाँ तक भी मामला काबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो मजीद फैलता चला गया। मंदिर में जाने वाली कोई भी हुसैन औरत इसकी छेड़छाड़ से महफूज नहीं थी। इसके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हुईं, मगर उन पर तवज्जो नहीं दी गई। आज जिम्मेदार पुलिस अफसरों ने इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहा, मगर उन्हें भी पुरस्कार तौर पर मरवा दिया गया। कांवरी का पति राहुल भी उन फर्ज शनास और जिम्मेदार अफसरों में शामिल था जो मनीलाल की ज्यादतियों का शिकार होकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। मनीलाल की मस्तियां बढ़ती रह। 1 साल के अरसे में 6 औरतें इसकी हवस का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उनकी बच्ची खिंची लाशें वीरान सड़कों पर पड़ी हुई मिली थीं। बेशुमार औरतें ऐसी हैं जिन्होंने इज्जत लज जाने के बाद रुसवाई के खौफ से अपनी जुबानें बंद रखे। 3 नारिंग ने आत्महत्या कर ली और उनमें एक शंकर की बहन भी शामिल है। इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मैंने शंकर की तरफ देखा। बहन के तस्करे पर इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। कांवरी, तुम्हें बहुत कुछ पता चुकी है, इसलिए मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, विश्वास कह रहा था। मनीलाल फैलता चला गया और इस कदर ताकत इख्तियार कर गया कि राजस्थान के आला तरीन सरकारी अफसर भी इसके सामने बेबस हो गए। वैसे एक बात ये थी कि इसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बड़ी खूबी से निभा रहा था और अब भी निभा रहा है। इसलिए भी सरकार की तरफ से इसकी हर ज्यादती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब के सामने बन बांधना चाहते हैं। कुछ कोशिशें भी की गईं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इत्तेफाक से तुम निहायत खस्ता हालत में कांवरी तक पहुंच गए और फिर कांवरी को ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि तुम वही सूरमा हो जो सरहदी कस्बे करालिया से यहाँ तक मनीलाल के आदमियों को मारता काटता आया है और आखिरकार मनीलाल के सामने आदिनाथ मंदिर से भी भाग निकला था और मनीलाल के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। ये जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई। कांवरी तुम्हारे बारे में बता चुकी थी। कांवरी मनीलाल की नज़रों में मुश्तबा थी, इसलिए इसे शक था कि ये तुम्हें पना दे सकती है। मैं कांवरी को पहले ही से खबरदार कर देता और तुम्हें तहखाने में छुपा दिया जाता। मैं पुलिस में हवालदार था। राहुल के उड़ने के कुछ लम्हों बाद में मनीलाल के मंडल में शामिल हो गया और अपनी हिरामजदगी की वजह से इसके करीब भी गया। राहुल मेरा फर्स्ट कजिन था। मनीलाल को मेरे और राहुल के रिश्ते का अब तक पता नहीं चल सका। हम राजपूत ठाकुर लोग दुश्मन से अपना बदला जरूर लेते हैं। इसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन दुश्मन को जहन्नम में पहुंचा कर ही दम लेते हैं। राहुल के अलावा और बहुत से बेगुनाह ऐसे थे जो मनीलाल के हाथों मारे गए थे। मैंने चोरी छुपे उनके रिश्तेदारों से राब्ते करना शुरू कर दिए और उन्हें अपना हम नवा बना लिया। लेकिन हम अब भी कमज़ोर थे। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इस जहरीले नाग के फन को कुचल सके और आखिरकार तुम्हारी सूरत में वो आदमी हमें मिल गया। मुझे विश्वास है कि तुम और सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो इस नाग का सर कुचल सकते हो। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। इसका ख्याल था कि मैं कुछ बोलगा, मगर मुझे खामोश पाकर इसने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें कांवरी से ये पता चल गया है कि मनीलाल को यहाँ कौन सा मिशन सौंपा गया है। वो एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने इस मर्तबा भी जुबान नहीं खोली। वो कहने लगा, पाकिस्तान से तुम जैसे नौजवानों को अगवा करके लालच देकर यहाँ लाया जाता है। पाकिस्तान खुसूसन कराची के सियासी हालात ऐसे हैं कि हमें अपने मतलब के नौजवान आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ उन्हें हर किस्म की सहूलत दी जाती है, शराब, औरतें, हर चीज़ फराहम की जाती है, लेकिन इसके साथ ही उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर नफरत भर दी जाती है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगती है। उन्हें ये बावर कराया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में उनके जायज़ हुकूक से महरूम किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती है, उन्हें निचले दर्जे का शहरी समझा जाता है। उन्हें मुख्तलिफ लोगों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की ऐसी वीडियोज़ भी दिखाई जाती है जिन्हें देखकर खून खौल उठता है। हर तरह से उनके दिलों में नफरत भर दी जाती है।
उन्हें दहशतगर्दी और तखरीब कारी की तरबियत देकर इंसानी बम बना दिया जाता है, और जब उन्हें वापस भेजा जाता है तो वो अपने ही शहरियों के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझ कर लड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनकी ये कार्रवाइयाँ हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, उनकी कुर्बानियाँ दूसरों के लिए रास्ता खोल देगी। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा था कि मुझे तुमसे तुम्हारे मुख से हमदर्दी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर तुम मनी लाल के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ ऐसे ठोस सबूत दे दिए जाएंगे जिन्हें तुम्हारी हुकूमत हमारी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। उन सबूतों को बैन अल-अक़वामी अदालत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी सरकार कुछ शर्मिंदा ज़रूर होगी, मगर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। सारी बात मनीलाल पर आएगी और इसका राज खत्म हो जाएगा। हैरत है, मैंने पहली बार जुबान खोली। ये बातें तुम अपने ही मुख के खिलाफ कर रहे हो। ये सियासत है मेरे दोस्त, विश्वास मुस्कुराया। सियासत बहुत गंदी चीज़ है। अपने ज़ाती मुफाद के लिए सियासतदान और हुक्मरान तो हज़ारों बेगुनाहों को कटवा देते हैं। उनके इक़्तिदार की कुर्सी लगती है तो कभी चीन और कभी पाकिस्तान से जंग छेड़ देते हैं। हज़ारों लोग मारे जाते हैं, मगर उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। साजिश का उनसर तो हिंदुस्तान की मिट्टी में शामिल है। यहाँ तो धर्म भी साजिशों से खाली नहीं। और हम अपने मुख के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे, गद्दारी नहीं कर रहे। हम अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। मनीलाल से हमारी सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिलसिला वक्ती तौर पर रुकेगा, लेकिन कुछ अरसा बाद फिर शुरू हो जाएगा। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, इससे दूरी नहीं रहती। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, कल रात तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा साथ देकर तुम अपने देश की कितनी बड़ी खिदमत करोगे। विश्वास देर तक बोलता रहा। कावरी और शंकर इस दौरान खामोश ही रहे थे। मैं भी ज़्यादातर खामोशी से बातें सुनता रहा। वो लोग दोपहर 12 बजे तक वहाँ रहे थे। मैं भी उनके साथ ही तहखाने से बाहर गया। विश्वास ने कावरी से वादा किया था कि वो कोशिश करेगा कि अब मनीलाल का कोई आदमी इस तरफ ना आ सके। वैसे भी कावरी के कहने के मुताबिक पिछले 1 महीने से किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया था, लेकिन हाल ही में विश्वास ने मोहतात रहने का मशवरा दिया था। कावरी भी उनके जाने के थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी पर चली गई थी। मैंने गेट में खड़ी गाड़ी देखी थी। सिया रंग की लैंड क्रूज़र थी। देखने में वो अगरचे पुरानी ही लगती थी, लेकिन इंजन की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसकी खासी देखभाल की जाती थी। कावरी के जाने के बाद मैं फवारे के करीब नीम के दरख्त के नीचे बेंच पर बैठ गया और विश्वास की बातों पर गौर करने लगा। इसी दौरान पूजा चाय बनाकर ले आई। इसने कप मेरे करीब पेज पर रख दिया, खुद सामने दूसरे बेंच पर बैठ गई। मैंने 1-2 मर्तबा इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों में कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैं पूजा की आंखों में देखता हुआ इसके करीब जाकर बैठ गया और इसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है पूजा, ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? पूजा ने शर्मा कर नज़रें नीचे झुका ले, जिसका साफ मतलब था कि कावरी की अदम मौजूदगी में वो अपने आप मेरे सुपुर्द करना चाहती थी। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था, और मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैंने पूजा को बाजुओं में भरकर गोद में उठाया और तहखाने वाले कमरे में लाकर बेड पर बिछा दिया। कमरे के अंदर नीले रंग का ट्यूबलाइट का बल्ब जल रहा था। मैं बेड के पास ही खड़ा था। मैंने इस वक्त एक चादर बांधी हुई थी नीचे, अब इसे धोती तहबंद भी कह सकते हैं, जबकि पूजा बेड पर सीधी लेटी हुई थी। पूजा बोली, आज तो अपने मार ही डाला। कुछ देर बाद वो उठी और वॉशरूम में घुस गई। तैयार होने के बाद वो मंदिर की तरफ चली गई और मैं भी उठकर वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वापस बाहर आकर नीम के दरख्त के नीचे पेज पर फिर से बैठ गया और फिर से सोचने लगा। विश्वास की बातों ने मेरे ज़हन को उलझा दिया था। इससे पहले मैंने पंडित रोहन तेज सिंह की बातें भी सुनी थी और कन्हैया की भी। वो सब मनीलाल से किसी न किसी बात का बदला लेना चाहते थे। रोहन को इस बात का खौफ था कि मनीलाल इसके मंदिर पर भी कब्जा कर लेगा और वो जिंदगी की तमाम अय्याशियों से महरूम हो जाएगा, बल्कि हो सकता है इसे जिंदगी से ही महरूम कर दिया जाए। कावरी अपने शौहर का बदला लेना चाहती थी। कन्हैया और शंकर के सीने में अपनी बहनों के इंतकाम की आग जल रही थी। वो सब मनीलाल से इंतकाम लेना चाहते थे और उन सब ने इस नेक काम के लिए मेरा इंतखाब किया था। विश्वास और कावरी ने मुझे उकसाने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिस पर चलने से मैं इनकार नहीं कर सकता था। ये मिट्टी की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। जब मैं पाकिस्तान में था तो सिर्फ इतना जानता था कि पाकिस्तान का शहरी हूँ, लेकिन इस मिट्टी की मोहब्बत में मैंने कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं किया था। अलबत्ता जराइम की राह इख्तियार करके इसके मसाइल में कुछ इजाफा ज़रूर कर दिया था। और अब जब मैं वतन से दूर दुश्मनों में घिरा हुआ था, तब वतन की मोहब्बत मेरे सीने में तूफ़ान बनकर उठ रही थी और मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाऊँगा। मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा।
تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستانی کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں رہا، اور وشواس نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ سازش اور غداری اس قوم کی فطرت میں شامل ہے۔ ان کا دھرم بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہا تھا، اور اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ کچھ مثالیں تو میرے سامنے تھیں۔ منی لال نے پروہت کو قتل کر کے آدی ناتھ مندر پر قبضہ کیا تھا۔ پنڈت روہن سنگھ اپنی گدی بچانے کے لیے بھی منی لال کو اڑانا چاہتا تھا، اور کاوری اور وشواس وغیرہ تو اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے کسی آدمی سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن اس طرح خود ان پر زد پڑتی، جبکہ میرے فرار کے بعد وہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستانی جاسوس منی لال کو اڑا کر اہم راز لے کر فرار ہو گیا۔ اس طرح بات ان پر نہیں، پاکستان پر آتی۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق تھا، میرے خیال میں اس کا فائدہ پاکستان ہی کو پہنچتا تھا۔ اگر میں منی لال کو اڑا کر ان کے مشن کو کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتا، تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور تخریب کاری کی وارداتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، تو ان میں وقتی طور پر کمی آ سکتی تھی۔ بابو، پوجا کی آواز سن کر میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ وہ میرے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، بھوجن کرتے ہوئے نہیں ہے؟ او بھوجن، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ملاقات کر کے بھوک تو لگ ہی رہی ہے۔ میری بات سن کر پوجا شرمائی اور کھانے کے لیے کمرے میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کاوری والے کمرے میں موجود تھا۔ پوجا نے فرش پر ہی دری بچھا دی اور میرے بیٹھتے ہی اس نے تھال میرے سامنے رکھ دیا۔ میں کھانا کھاتا رہا اور وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے دیکھتی رہی۔ کاوری شام کے قریب واپس آئی تھی۔ اس وقت وہ گاڑی آشرم کے گیٹ کے اندر لے آئی تھی۔ اس نے کینوس کا ایک بیگ گاڑی سے نکال کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ رات 12 بجے تک تو میں اس کے کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، اور پھر سونے کے لیے تہ خانے والے کمرے میں آ گیا۔ وشواس نے وعدہ کیا تھا کہ منی لال کے آدمیوں کو اس طرف نہیں آنے دے گا، مگر احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے رات تہ خانے ہی میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کو کسی وقت سوتے میں سینے پر بوجھ محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بوجھ بڑا نرم و گداز تھا۔ کاوریا تو میری توانائی اور آنائی سے متاثر ہوئی تھی، وہ مجھے پوری طرح اپنے جال میں جکڑ لینا چاہتی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں بھی نہ مار سکوں، اسی لیے وہ بار بار مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ اس وقت کاوری پورے جوبن پر نظر آ رہی تھی۔ رات کا باقی حصہ کاوری سے دو ہاتھ کرتے ہوئے ہی گزرا تھا۔ صبح میں دیر تک سویا رہا۔